देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब 8वें दिन प्रवेश कर चुकी है और हालात लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मिसाइलें लगातार दागी जा रही है, हवाई हमले जारी हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने इस युद्ध की दिशा को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि मसूद पेजेश्कियन ने घोषणा की है कि अब ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। خدمت مردم عزیز کشورمون سلام عرض میکنم. تسلیت میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر. ईरानी मीडिया के अनुसार ये फैसला ईरान की अंतिम नेतृत्व परिषद ने मंजूर किया और राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पड़ोसी देशों पर हाल के दिनों में हुए हमलों के लिए उनसे माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बयान वास्तव में युद्ध को कम करने की दिशा में कदम है या फिर ये केवल कूटनीतिक रणनीति है, क्योंकि जमीन पर जो घटनाएं हो रही हैं अभी भी बेहद गंभीर है। दरअसल 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान अब तक इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बना चुका है और जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान के अंदर सैकड़ों सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना के अनुसार केवल एक रात में ही 80 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों में हमला किया और कुल 230 मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में तेहरान सहित कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी इस्लामिक क्रांति गार्ड कोर की सैन्य यूनिवर्सिटी, मिसाइल लॉन्चिंग स्टोरेज और बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी सेना का दावा है कि उसने नई पीढ़ी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के अल धबरा एयरबेस और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में रडार सिस्टम, ईंधन भंडारण केंद्र और रनवे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि ये संघर्ष अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपने सैन्य अभियान को और तेज करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा और इस हमले का लक्ष्य ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल निर्माण फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी आने वाले घंटों में ये युद्ध और भी भीषण रूप ले सकता है। इसी बीच इस संघर्ष से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, क्योंकि ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में तकनीकी खराबी आने के बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने उसे कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दे दी। जहाज के 183 क्रू मेंबर फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। ये वही जहाज है जिसने हाल ही में भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी घटना हुई थी, जब अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया था और इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना ने भारत की कूटनीति और हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। युद्ध के इन 8 दिनों में हालत बेहद भयावह हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। कई शहरों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये संघर्ष
अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की खबर सामने आई है, जो ईरान के राष्ट्रपति की माफी के कुछ ही मिनट बाद हुआ। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये हमला ईरान से जुड़ा था या किसी और कारण से हुआ, लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि जमीन पर स्थिति बेहद अस्थिर है और घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और दुनिया भर के बाजारों में चिंता का माहौल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है और यहाँ युद्ध का मतलब है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में अनिश्चितता। इसी बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हवाई हमले की खबर सामने आई, जिसके बाद कई विमानों को हवा में ही वापस मोड़ना पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडर 24 के अनुसार कई विमान होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगाते रहे और कुछ को दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि टर्मिनल 3 के पास धुआं उठता दिखाई दिया, जो संभवतः इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे के कारण था। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने भी पूरे गल्फ क्षेत्र के हवाई क्षेत्र के लिए जोखिम चेतावनी 11 मार्च तक बढ़ा दी है, यानी अंतरराष्ट्रीय विमानन भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जब ईरान ने अमेरिका के एक महंगे मिसाइल रक्षा रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब $300 मिलियन की कीमत वाला यह रडार AN/TPY-2 सिस्टम का हिस्सा था, जो थेड मिसाइल रक्षा प्रणाली में इस्तेमाल होता है। ये रडार बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और इंटरसेप्टर मिसाइलों को दिशा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नष्ट होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की एयर डिफेंस क्षमता को झटका लग सकता है। हालांकि अब इसकी जिम्मेदारी काफी हद तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर आ सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन इंटरसेप्टर मिसाइलों की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह युद्ध आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर फैल सकता है, क्योंकि अभी तक इस संघर्ष में कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं और अगर ये टकराव जारी रहा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति दोनों पर पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी भयावह रूप लेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ईरान का पड़ोसी देशों से माफी मांगना युद्ध कम करने का संकेत है या यह केवल राजनीतिक बयान है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।